तो चलिए आज इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्पादक के व्यवहार की। हाँ। हमारे पास जो स्रोत है वो अर्थशास्त्र की किताबों के कुछ हिस्से हैं, लेकिन हमारा मिशन इसे किताब की तरह पढ़ना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है उस एक सवाल का जवाब ढूंढना जो हर बिजनेस के दिल में होता है। एक कंपनी ये कैसे तय करती है कि उसे कितना सामान बनाना है? सही बात है। चाहे वो नुक्कड़ पर समोसे बेचने वाला हो या एक बहुत बड़ी कार कंपनी, उन सबके लिए वो कौन सा जादुई नंबर है जहां उन्हें सबसे ज्यादा मुनाफा होता है? और ये सवाल सिर्फ सुनने में ही दिलचस्प नहीं है, ये पूरे बाजार के एक हिस्से को समझने की चाबी है। मतलब बेचने वाले पक्ष को। हाँ, यानी बेचने वाले पक्ष को। आज हम प्रोडक्शन, लागत और कमाई के पीछे के उस लॉजिक को समझेंगे जो हर बिजनेस की रीढ़ होता है। और इसे समझने के लिए चलिए एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, हाँ। मान लीजिए हमारे एक लिसनर ने एक छोटी सी बेकरी खोली है। हाँ। आज हम उस बेकरी के साथ साथ चलेंगे और देखेंगे कि ये सारे नियम असल में काम कैसे करते हैं। ये तो बढ़िया आइडिया है। तो चलिए हमारी बेकरी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, उत्पादन। प्रोडक्शन। हाँ, आसान भाषा में कहें तो कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। हमारी बेकरी के लिए आटा, चीनी, अंडे, ये सब कच्चा माल यानी इनपुट्स है। और जो केक बनकर निकलता है वो है आउटपुट। बिल्कुल। और इन इनपुट्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है स्थिर साधन, मतलब फिक्स्ड इनपुट्स। स्थिर साधन ये वो चीजें हैं जिन्हें आप रातों रात नहीं बदल सकते, चाहे आप एक केक बनाएं या 100। जैसे बेकरी की दुकान का किराया या वो बड़ा वाला ओवन जो आपने एक पर खरीद लिया। और दूसरा हुआ परिवर्तनशील साधन, मतलब वेरिएबल इनपुट्स। हाँ। मतलब वो चीजें जो उत्पादन के साथ साथ बदलती हैं। जैसे आटा, चीनी, बिजली का बिल या बेकर्स की मजदूरी। ज्यादा केक बनाने हैं तो ज्यादा सामान लगेगा, ज्यादा लोग लगेंगे। सिंपल है एकदम। और यहीं से अर्थशास्त्र के दो बहुत बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आते हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। हाँ, अल्पकाल वो समय है जब आपकी बेकरी में कम से कम एक चीज स्थिर है, जैसे दुकान और ओवन। आप सिर्फ बेकर्स की संख्या या आटे की मात्रा ही बदल सकते हैं। और दीर्घकाल? दीर्घकाल वो समय है जब सब कुछ बदला जा सकता है। आप एक और ओवन खरीद सकते हैं या एक बड़ी दुकान किराए पर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारी बेकरी अब सेट हो चुकी है। दुकान है, ओवन है। अब काम शुरू करते हैं। बेकरी के मालिक ने एक बेकर को काम पर रखा। अब सवाल ये है कि उत्पादन को नापे कैसे। स्रोत बताते हैं कि इसके 3 तरीके हैं, कुल, औसत और सीमांत उत्पाद। हाँ, कुल उत्पाद या टोटल प्रोडक्ट तो सीधा है, दिन भर में कुल कितने केक बने। मान लीजिए एक बेकर दिन में 10 केक बनाता है। ठीक है। औसत उत्पाद मतलब एवरेज प्रोडक्ट हुआ कि हर बेकर औसतन कितने केक बना रहा है। अगर एक बेकर है तो औसत भी 10 केक हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प मुझे सीमांत उत्पाद या मार्जिनल प्रोडक्ट लगता है। इसका मतलब है कि एक और बेकर को काम पर रखने से कुल उत्पादन में कितना फर्क पड़ा। हाँ, कितना फर्क पड़ा। तो मान लीजिए बेकरी मालिक ने एक और बेकर को काम पर रख लिया और अब दिन में 25 केक बनने लगे। तो दूसरे बेकर का सीमांत उत्पाद हुआ 15 केक, 25 - 10। अच्छा। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसे अर्थशास्त्र में परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। ओके। ये नियम बताता है कि जब आप स्थिर साधनों जैसे हमारा एक ओवन के साथ परिवर्तनशील साधनों मतलब बेकर्स को बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। आप कह रहे हैं कि ज्यादा बेकर लगाने से उत्पादन घट भी सकता है? ऐसा असल में कैसे होता है? मुझे लगा था ज्यादा लोग मतलब हमेशा ज्यादा काम। यही तो इस नियम का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। देखिए, इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है बढ़ते प्रतिफल की, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। हाँ, ठीक है। जब आपने दूसरा बेकर रखा तो दोनों ने मिलकर काम बांट लिया। एक आटा गूंथ रहा है, दूसरा ओवन देख रहा है, काम तेजी से होने लगा, एफिशिएंसी बढ़ गई। बिल्कुल। इसलिए दूसरे बेकर का योगदान यानी सीमांत उत्पाद पहले से भी ज्यादा था। कुल उत्पादन तेजी से बढ़ा। ठीक है, ये तो समझ आता है, टीम वर्क। लेकिन ये हमेशा नहीं चलता। अब आती है दूसरी अवस्था, घटते प्रतिफल की, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ओके। आपने तीसरा और चौथा बेकर भी रख लिया। अब कुल केक तो बन रहे हैं, मान लीजिए 40 हो गए, फिर 50 हो गए, लेकिन अब हर नया बेकर पहले जितना योगदान नहीं दे पा रहा। सही पकड़ा। किचन में भीड़ बढ़ने लगी है, ओवन एक ही है, उसके लिए इंतजार करना पड़ रहा है, तो सीमांत उत्पाद गिरने लगता है, पर अभी भी पॉजिटिव है। तो काम तो हो रहा है पर उतनी तेजी से नहीं। हाँ,
हर समझदार प्रोड्यूसर इसी दूसरी अवस्था में काम करना चाहता है। और अगर मालिक लालच में आकर पांचवा और छठा बेकर भी रख ले तो वो तीसरी अवस्था में पहुंच जाएगा, ऋणात्मक प्रतिफल की, नेगेटिव रिटर्न्स। हाँ मतलब अब नुकसान होगा। हाँ अब किचन में इतनी भीड़ हो गई है कि लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, काम में गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल। नतीजा, कुल उत्पादन 50 केक से घटकर 45 पर आ गया। अरे यानी छठे बेकर को रखने से फायदे की जगह 5 केक का नुकसान हो गया। उसका सीमांत उत्पाद नेगेटिव है। अच्छा। तो वो कहावत के टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ्स, मतलब बहुत सारे बावर्ची खाना बिगाड़ देते हैं, ये असल में एक इकोनॉमिक लॉ है। अब जाकर ये बात समझ आई। बिल्कुल। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। अब केक बनाने में मजा तो आ रहा है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं हो रहा। अब बात करते हैं लागत, यानी कॉस्ट की। हाँ, पैसा तो लग रहा है। और स्रोत बताते हैं कि लागत भी कई तरह की होती है। एक है स्पष्ट लागत, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जी, यानी वो पैसा जो बेकरी मालिक की जेब से सीधा सीधा जा रहा है। हाँ। जैसे दुकान का किराया, बेकर्स की सैलरी, आटा चीनी का बिल। और दूसरी होती है अंतर्निहित लागत, इम्प्लिसिट कॉस्ट। इसे ऐसे समझिए कि ये उन चीजों की छिपी हुई लागत है जो प्रोड्यूसर की अपनी है। छिपी हुई लागत मतलब? मान लीजिए बेकरी मालिक अपनी ही दुकान में काम कर रहा है और खुद ही मैनेजर भी है, तो वो किराया नहीं दे रहा और न ही खुद को सैलरी। हाँ, वो तो उसका अपना है। लेकिन अगर वो दुकान किराए पर उठाता और कहीं और नौकरी करता तो उसे पैसा मिलता है ना। हाँ, मिलता तो वो जो पैसा वो छोड़ रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो भी एक तरह की लागत है। ठीक है, तो हमारी बेकरी की कुल लागत में दो हिस्से हुए। एक तो स्थिर लागत, फिक्स्ड कॉस्ट, जो बदल नहीं रही, जैसे महीने का किराया। सही है। और दूसरी परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट, जो केक के उत्पादन के साथ बदल रही है, जैसे कच्चा माल। और दोनों को जोड़ दें तो बन गई कुल लागत, टोटल कॉस्ट। TC = TFC + TVC। एकदम। अब यहां से दो बहुत जरूरी आइडिया निकलते हैं। औसत लागत यानी एवरेज कॉस्ट, एक केक बनाने में औसतन कितना खर्च आया। हाँ। और सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, मतलब एक और केक बनाने में कितना अतिरिक्त खर्च आया। ओके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों लागतों का ग्राफ यू आकार का होता है। यू आकार? वो क्यों? क्या इसका भी उन बेकर्स वाली कहानी से कोई लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है। याद कीजिए पहली अवस्था, जब दो बेकर्स मिलकर बहुत कुशलता से काम कर रहे थे। हाँ, जब एफिशिएंसी बढ़ रही थी। तो जब कुशलता बढ़ती है तो प्रति केक लागत घटती है, इसलिए लागत का ग्राफ शुरू में नीचे जाता है। अच्छा। लेकिन जब किचन में भीड़ बढ़ने लगती है और कुशलता घटती है, मतलब दूसरी और तीसरी अवस्था, तब हर नया केक बनाना महंगा पड़ता है। बिल्कुल। तब हर नया केक बनाने में ज्यादा मेहनत और ज्यादा लागत लगती है, इसलिए ग्राफ ऊपर की ओर मुड़ जाता है और बन जाता है यू शेप। वाह, तो उत्पादन और लागत मतलब एक ही कहानी के दो पहलू हैं। एकदम। ठीक है, तो हमारी बेकरी वाले को अब ये समझ आ गया है कि ज्यादा बेकर्स भरने से काम बिगड़ रहा है और हर नए केक की लागत बढ़ रही है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ग्राहक उस केक के लिए कितना पैसा देने को तैयार है। क्योंकि लागत चाहे जो भी हो, कहानी तो कमाई पर ही खत्म होती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। अब हम आते हैं आगम यानी रेवेन्यू पर। रेवेन्यू? कुल आगम या टोटल रेवेन्यू का हिसाब तो सीधा है। जितने केक बेचे उसे एक केक की कीमत से गुणा कर दो। और लागत की तरह ही यहाँ भी औसत आगम और सीमांत आगम होंगे। हाँ, बिल्कुल। औसत आगम एवरेज रेवेन्यू का मतलब हुआ प्रति केक कितनी कमाई हुई, जो कि केक की कीमत ही है। सही। AR = प्राइस। और सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ एक और एक्स्ट्रा केक बेचने से कुल कमाई में कितनी बढ़ोतरी हुई। हाँ, और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी बेकरी किस तरह के बाजार में है। अगर वो एक पूर्ण प्रतियोगिता मतलब परफेक्ट कंपटीशन वाले बाजार में है, स्थिर रहेगी। वो चाहे एक केक बेचे या 100, उसे हर केक का वही दाम मिलेगा। ऐसे में उसकी औसत और सीमांत आगम दोनों बराबर रहेंगे। लेकिन अगर वो शहर की इकलौती फैंसी केक की दुकान है, यानी अपूर्ण प्रतियोगिता का मामला है, तब क्या होगा? तब उसे ज्यादा केक बेचने के लिए शायद दाम थोड़ा कम करना पड़ेगा। जैसे कोई ऑफर देना पड़ेगा। हाँ, शायद वो ऑफर दे कि 2 केक खरीदने पर दूसरा आधे दाम में। ऐसे में हर अगला केक बेचने पर जो अतिरिक्त कमाई होगी, मतलब सीमांत आगम, वो पहले वाले से कम होगी। तो उसका ग्राफ नीचे की ओर झुका हुआ होगा। बिल्कुल। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर पहुंच गए हैं। बेकरी मालिक को लागत पता है, उसे कमाई का भी अंदाजा है,
अब वो ये कैसे तय करे कि उसे दिन में कितने केक बनाने चाहिए? ताकि उसका मुनाफा सबसे ज्यादा हो। हाँ, वो जादुई नंबर क्या है? किसी को उत्पादक का संतुलन कहते हैं, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। और इसका एक सुनहरा नियम है जिसे सीमांत आगम सीमांत लागत विधि कहते हैं, MRMC अप्रोच। MRMC अप्रोच। इसका लॉजिक बहुत आसान है। बेकरी के मालिक को खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या मुझे एक और केक बनाना चाहिए? और इसका जवाब कैसे मिलेगा? उसे बस ये देखना है कि अगले केक से होने वाली कमाई यानी MR उसे बनाने में लगने वाली अतिरिक्त लागत यानी MC से ज्यादा है या नहीं। अच्छा। अगर एक और केक बनाने में 100 रुपए लग रहे हैं और वो 150 रुपए में बिक रहा है तो क्यों नहीं बनाएगा? हाँ, बिल्कुल बनाएगा। 50 रुपए का सीधा मुनाफा है। वो तब तक केक बनाता रहेगा जब तक एक और केक से होने वाली कमाई उसकी लागत से ज्यादा या बराबर है। तो संतुलन का बिंदु वहीं होगा जहां ये दोनों बराबर हो जाए, जहां MR = MC। लगभग। संतुलन की 2 शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। पहली शर्त यही है कि सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, MR = MC। ठीक है। ये वो बिंदु है जहां एक और केक बनाने से ना तो कोई अतिरिक्त मुनाफा हो रहा है, न ही कोई नुकसान। यहां रुक जाना ही समझदारी है। और दूसरी शर्त, ये भी जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। दूसरी शर्त यह है कि उस बिंदु के बाद सीमांत लागत यानी MC बढ़ती हुई होनी चाहिए। बढ़ती हुई, इसका क्या मतलब? ये पक्का करता है कि आप मुनाफे के पहाड़ की चोटी पर हैं, किसी गड्ढे में नहीं। अगर इस बिंदु के बाद भी उत्पादन जारी रखा तो हर नया केक बनाने की लागत उसकी कमाई से ज्यादा हो जाएगी और आपका कुल मुनाफा घटना लगेगा। ओह अच्छा, तो यही है वो स्वीट स्पॉट, वो जादुई नंबर। हाँ, जहां एक और यूनिट बनाने की लागत उससे होने वाली कमाई के ठीक बराबर हो जाए और उसके बाद लागत बढ़ना शुरू हो जाए। वाह। बिल्कुल, यही वो तर्क है जिसे हर समझदार उत्पादक इस्तेमाल करता है, चाहे वो सचेत रूप से इन ग्राफ के बारे में सोच रहा हो या नहीं। ये नियम उसके हर फैसले के पीछे काम कर रहे होते हैं। तो कुल मिलाकर हमने एक बेकरी खोलने से शुरुआत की और ये समझा कि कैसे इनपुट से आउटपुट बनता है। फिर हमने देखा कि कैसे ज्यादा बेकर रखने से काम बेहतर होने के बजाय बिगड़ भी सकता है। हाँ, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। फिर हमने लागत के यू शेप के पीछे का राज जाना और कमाई के अलग अलग तरीकों को समझा। और आखिर में हम उस एक सुनहरे नियम पर पहुंचे जो हर बिजनेस का सबसे बड़ा सवाल हल करता है। क्या एक और यूनिट बनाने से मुझे जो मिलेगा वो उसे बनाने की लागत से ज्यादा है? एकदम सही। ये मॉडल हमें एक तर्कसंगत उत्पादक के व्यवहार को समझने का एक साफ सुथरा ढांचा देते हैं। लेकिन यहाँ सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल ये है, जब असल दुनिया की उथल-पुथल जैसे आटे के दाम अचानक दोगुने हो जाना या पड़ोस में एक नई और फैंसी बेकरी का खुल जाना या कोई बड़ी महामारी इन नियमों से टकराती है तो क्या होता है? सही बात है। जब अर्थशास्त्र की ये साफ सुथरे ग्राफ असल दुनिया की अनिश्चितताओं से मिलते हैं तो अब एक प्रोड्यूसर अपने फैसले कैसे बदलता है?